अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि बालकुंडा के अंदर ये हजारों की तादाद में मुसलमान यहाँ प्रशांत रेड्डी साहब की सपोर्ट के लिए आए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मिनिस्टर तो बहुत होते हैं, बहुत लोग मिनिस्ट्री करते हैं, मगर प्रशांत रेड्डी साहब की जो मिनिस्ट्री है वो हमारे दिल में, केसीआर साहब के दिल में। केसीआर साहब बड़ी इज्जत करते हैं और वो एक खानदानी सियासतदान है। आप जानते हैं उनके वालिद साहब तेलंगाना मूवमेंट में बहुत बढ़ चढ़ का हिस्सा लिए थे, सुरेंद्र रेड्डी साहब। मैं भी उनके साथ था, मुझे अपने छोटे भाई की तरह प्यार देते थे। आज जब मुझे प्रशांत रेड्डी साहब को देखता हूं तो मुझे बड़ा फख्र होता है। मैं यकीनन वो मेरे बेटे की उम्र में, मैं जब भी वो आते हैं मैं उन्हें उठकर इस्तकबाल करता हूं हमेशा, क्योंकि उनकी शख्सियत वैसी है। दुनिया में इंसान वही होता है जो प्यार बांटता है। लोग तो बहुत से हर तरीके से हर बिजनेस में आते हैं, पॉलिटिक्स में आते हैं। हमारे सीएम साहब ने एक बात कही मुझसे एक दिन, महमूद भाई, जो लोग पॉलिटिक्स में आते हैं उन्हें दो चीजें तो जरूर होना चाहिए। एक, अपनी मट्टी से मोहब्बत होना चाहिए, अपनी सरजमीन से मोहब्बत होना चाहिए। दूसरी, उस सरजमीन में बसने वाले लोगों से मोहब्बत होना चाहिए, ताकि वो जात पात की सियासत करना चाहिए। तो मैं तमाम बालकुंडे के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला ने बहुत अजीम लीडर को सौंपा है, वो हमारे महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब। और आपके लिए, हमारे तेलंगाना आवाम के लिए अल्लाह ताला ने उसी तरह प्रशांत रेड्डी साहब को हमको दिया है, ताकि उनकी काबिलियत से हम इस्तेफादा करें और उनकी तरक्की से हम इस्तेफादा करते हुए तरक्की करें। और हमारे अजीज एमपी जो साबिका में लोकसभा हमारे असम्बली के स्पीकर रहे, हमारे सुरेश रेड्डी साहब, जो आपके बालकुंडा से 4 बार एमएलए भी जीते और बड़े नरम, जब इनसे मिलते हैं तो बालकुंडा का प्यार नजर आता है। वो हमेशा सभी लोगों से बड़ा प्यार से मिलते हैं। जब आपके नुमाइंदे से हो तो आप लोग कितने प्यार भरे, ये मैं कहना चाहता हूँ। उसी तरह मेरे छोटे भाई जो इम्तियाज इसाक साहब है, जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन बने हैं, उसी तरह मधुशेखर साहब जो चेयरमैन है आपके, उसी तरह हमारे माइनॉरिटी प्रेसिडेंट निजामाबाद के नवीद इकबाल साहब जो बहुत अच्छे स्पीकर है, आपको बता चुके हैं कि कांग्रेस ने हमें क्या दिया। यकीनन कांग्रेस ने हमें कुछ नहीं दिया, हमें दिया तो गुर्बत दी। हमारे बच्चों को रोडों पर, हमारे बहनों को मस्जिदों के पास भीख लगाने में कोई नहीं जिम्मेदार है, तो कांग्रेस पार्टी है। उसी तरह आज की इस महफिल में हमारे बड़े बुजुर्ग हजरात आए हैं, जिनका हम बड़ा एहतराम करते हैं। खासतौर से मौलाना करीमुद्दीन कमाल साहब और मौलाना मुजफ्फर मोहिउद्दीन साहब, जो आपके डिस्ट्रिक्ट के जमात इस्लामी के प्रेसिडेंट है यहाँ के, और निर्मल के भी प्रेसिडेंट है। मैं फख्र से कहता हूँ, तेलंगाना मूवमेंट में किसी ने हमारा साथ दिया तो एक ही जमात थी, और जमात इस्लामी थी, जिन्होंने बहुत दूरंदेशी का मुजाहरा किया। लोग कहते थे कहाँ तेलंगाना बनेगा तो हमें क्या मिलेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ मुसलमान भाइयों को, सारे तेलंगाना के अवाम को जिस तरह इंसाफ मिल रहा है वो तेलंगाना बनने के बाद ही मिला है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे बहुत से उलमा हज़रात यहाँ मौजूद है। हमारे जनाब मौलाना मोहम्मद अली साहब, जमात अल हदीस प्रेसिडेंट साहब, और बहुत से हमारे मुअज़्ज़िज़ हमारे उलमा हज़रात यहाँ मौजूद है, इमाम हज़रात मौजूद है, हाफिज़ हज़रात मौजूद है। मुझे बड़ी खुशी हुई आज जब मैं बालकुंडा आया हूँ, जब हमारे उलमाओं को देखा हूँ तो मेरा सीना बहुत प्राउड फील किया कि हमारे अजीज प्रशांत रेड्डी अन्ना ने कितना बड़ा स्टेज सजाया है, जिसमें हमारे उलमा और हाफिज़ हज़रात यहाँ मौजूद है। उसी तरह हमारा छोटा भाई मोइज भाई जिस तरह कार्रवाई चला रहा है, मैं मुबारकबाद देता हूँ। हर बात पर प्रशांत रेड्डी की कुछ ना कुछ बताते बात बताते जा रहा है। उसी तरह इस महफिल में आए हुए
मेरे बहुत से बहनें और भाइये और मीडिया दोस्त और बहुत से यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स भी यहाँ मौजूद है। मैं सबका खैर मकदम करता हूँ और अपनी एक दो बात बताना चाहता हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे सीएम साहब 14 साल जद्दोजहद करते रहे। जद्दोजहद में उन्होंने तेलंगाना की हर गली का दौरा किया, हर जगह उन्होंने करीब से सारे लोगों को देखा। वो हमेशा अपनी तकरीर में कहते थे, क्यों भाई ये मुसलमानों को गुर्बत, जो मुसलमान इस हिंदुस्तान में 800 साल हुकूमत किए थे, आज हमारी तेलंगाना स्टेट में हमने एक दो नहीं 7 निज़ाम को देखे हैं। जो हमारे आखिरी निज़ाम थे उस्मान अली बादशाह, वो दुनिया के दौलतमंद इंसान थे, उनका दिल भी इतना बड़ा था। जब हमारी चाइना से जंग हुई थी, उस जंग में हम लोगों ने बहुत बड़ी तरीके से नुकसान उठाया था, तो उस वक्त शास्त्री साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, बुलाकर उन्हें कोई दुनिया में कोई ने इन्होंने अपील की थी कि हमारे हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, हमें कुछ मदद चाहिए। वो मदद देने वाले मीर उस्मान अली खान साहब थे, जो 5 टन सोना शास्त्री साहब को दिए थे। बताइए कोई है क्या? मुसलमान इस वतन से मोहब्बत करते हैं। हमारे जमात इस्लामी के सदर साहब ने जो बताया, हमें जो तरबियत दी गई है, हम अपने वतन में बसने वालों से मोहब्बत करते हैं, इस वतन से मोहब्बत करते हैं। उसी तरह मैं हमारे सीएम साहब के बारे में 2000 से 1 से देखता आ रहा हूँ। जिस तरह प्रशांत अन्ना ने कहे, दुनिया में बहुत कम लीडर ऐसा पैदा होते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, लोग बड़े बड़े सीने की बात करते हैं, 56 इंच का सीना नहीं चाहिए, 6 इंच का दिल अच्छा चाहिए। 6 इंच के दिल से ही हम आपकी मदद कर सकते हैं। मैं तो आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में 2 लीडर पैदा हुए आज तक। 18वीं सदी में गांधी जी पैदा हुए थे, जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई। उस जमाने में एक मौरख ने गांधी जी से एक सवाल किया था, गांधी जी आप तो आज़ादी की तहरीक में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाना चाहते हैं, अब आज़ादी करीब आ चुकी है, आप कैसी हुकूमत चाहते हैं? तो गांधी जी ने क्या कहा, मैं खुलफाए राशिदीन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा हूँ, मैं चाहता हूँ हमारे उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की तरह हुकूमत हमारी भी चाहिए हिंदुस्तान की। आज देखिए उनके साथ जो काम किए हैं, आज हिंदुस्तान को बर्बाद कर चुके हैं। आज हिंदुस्तान का हाल देखिए, हिंदुस्तान का डेवलपमेंट देखिए, और सारे कौमों के साथ सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी करने वाली कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। मुसलमान रईस और जागीरदार हुआ करते थे, आज गरीब से बद से बदतर हो चुके हैं। इसलिए तेलंगाना में 14 साल हमारे सीएम साहब ने बड़ी जद्दोजहद की, और इससे पहले भी 1969 में डॉक्टर चिन्नाडी साहब भी तेलंगाना के लिए जद्दोजहद किए थे। उनके जद्दोजहद में 400 लोग पुलिस की गोलियों से शहीद हुए थे। और हमारे महान महात्मा लीडर केसीआर साहब ने एक आदमी को पुलिस की गोली लगने नहीं दी। विदाउट वायलेंस तेलंगाना हासिल करने वाले कोई लीडर है, महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब। उसी तरह 18वीं सदी में गांधी जी ने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई और बहुत बड़ा तरक्की का एक प्लान बनाया था, मगर वो बेचारे नहीं रह सके, जिसकी वजह से मुकम्मल नहीं हुआ। मगर अल्लाह का फजल है, हमारे सीएम साहब भी उसी तरह 18वीं सदी में गांधी जी पैदा हुए थे। 19वीं सदी में कोई पैदा होने वाले महान लीडर है, वो केसीआर साहब। इसलिए केसीआर साहब यही चाहते हैं कि हमारी स्टेट में सारे लोग खुशहाल रहें, सारे लोग तरक्की करें। और वो हमेशा स्पीच में एक बात कहा करते थे, मेरे घर में कोई मुसलमान बड़ा ऑफिसर आता या कोई हमारे वालिद का दोस्त आता तो मेरी माँ एक कमरा अलग रखी थी, जिसमें एक जानिमाज और एक कुरान रहती थी। जब कोई बुजुर्ग आते तो कोई नहीं जाता कमरे में, मेरी माँ जाकर वो कमरा साफ करती थी, पहुंचकर जानिमाज बिछाकर उन्हें बुलाया जाता था कि आप आकर नमाज पढ़ें। ये कल्चर जानने वाला कोई लीडर है वो केसीआर साहब। इसलिए मेरे भाइयों से कहता हूँ, बहुत से स्कीम उन्होंने लाए। आप बताइए, 1-2 साल नहीं, यहाँ पर 50 साल कांग्रेस ने हुकूमत की। आज कांग्रेस को 6 पॉइंट फार्मूला बता रही है, वो उसमें कुछ भी दम नहीं है। मैं एक ही हमारे बुजुर्ग हजरात है, हमारे अल्लाह ताला ने हमसे कहा है, जो एक बार जिसको आजमाते हैं उसे बार बार मत आजमाइए। हम देख चुके हैं कांग्रेस को 50 साल। हमें गरीब से गरीब बनाने में कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है।
दूसरी पार्टी बीजेपी को तो हम जानते हैं, वो तो हमेशा एंटी एजेंडा बात करती है, उसका एजेंडा ही अलग होता है। मगर हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने जिस तरह तेलंगाना हासिल हुआ, उसके साथ ही उन्होंने मुसलमानों के साथ पहला इंसाफ क्या किया। आपका भाई, आपका खादिम, आपके बीच में रहने वाला आपके भाई को एक डिप्टी सीएम का ओहदा देकर मुसलमानों को इज्जत बख्शा। बताइए 60 साल के अंदर 70 साल हो चुके हैं, कांग्रेस और तेलुगु देशम ने कभी एक मुसलमान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर या रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया? बताइए। आजादी के बाद पहला रेवेन्यू मिनिस्टर मैं हूँ जो केसीआर साहब ने मुझे बनाया। मुसलमानों को उन्होंने इज्जत देना है तो सबसे बड़ा ओहदा देना जरूरी है। दूसरी मर्तबा उन्होंने मुझे होम मिनिस्टर का ओहदा दिया, वो आपकी खिदमत के लिए, और उन्होंने उनके साथ किसी एक को ओहद दिलाया, एक मुसलमान होम मिनिस्टर महमूद अली को ओहद दिलाया जो आपका खादिम है, आपके बीच में रहकर आपकी खिदमत करना चाहता है। ये सेकुलरिज्म का नाम, इसी को कहते हैं सेकुलरिज्म। जबान से बोलने से नहीं होता, अमल करके बताना पड़ता है। अभी बहुत से स्कीम बताए, अभी प्रसाद अन्ना भी बताए शादी मुबारक के बारे में। मैं प्रसाद अन्ना से कहता हूँ, उन्हें तो सब चीज मालूम है। हमारे बड़े बड़े उलमा यहाँ मौजूद है। तेलंगाना बनने के बाद हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने 2,66,000 मुस्लिम बच्चियों की शादी की है। आप बताइए कि एक स्टेट के अंदर तेलंगाना में 2,66,000 अमाउंट क्या खर्चा किया गया उन लोगों के मायों के नाम पर। 2,40,000 करोड़ 240 करोड़ रुपए हमारी बहनों के अकाउंट में गए जिसकी बच्चियों की शादी हुई। पहले सीएम साहब ने 51,000 की, बाद में 1 लाख दी। आप बताइए आज किसी स्टेट में, हिंदुस्तान के स्टेट में किसी की शादी में 2,400 करोड़ रुपए अगर हमारे अकाउंट में आते हैं मुसलमानों के, तो मामूली बात नहीं, इससे हमारी खुशहाली आ सकती है। एक बार शादी करके देखो, दूसरा बार घर बना के देखो, 2 चीज बड़े तकलीफ के होते हैं। अभी आप देखिए प्रशांत अन्ना के बारे में हमारे मोहित साहब ने बताया, वो इन्होंने नहीं देखा मुसलमान 12% है, मुसलमान को 4% रिजर्वेशन नहीं। यहाँ पर 25 से 30% जो मकानात बनाए गए उसमें 30% ज्यादा मुसलमानों को दिए गए। एक एक मकान 9 लाख से बनाए जा रहे हैं और उसकी कीमत 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख है। ये हमारा इंसाफ। प्रशांत अन्ना, क्यों प्रशांत अन्ना हमेशा हमारे सीएम साहब के साथ रहते हैं, उनकी हर बात पर ध्यान देते हैं। और हमारे सीएम साहब जब भी कोई बात आती है तो सबसे नहीं पूछते और प्रशांत अन्ना से जरूर पूछते। क्यों पूछते? इंसान अपनी औलाद को चाहता है। सबसे औलाद में भी अगर 4 बेटे हैं तो उसमें सबसे नेक बेटा है तो उससे पहले पूछा जाता है। तो हमारा प्रशांत अन्ना केसीआर साहब का छोटा भाई है और बहुत नेक छोटा भाई है जो बहुत प्यार से उन्होंने बात करते हैं और वो आपके एमएलए हमेशा आपके साथ रहेंगे। उसी तरह मैं कहना चाहता हूँ, रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में बताया गया। साबिका में 50 साल में कोई रेजिडेंशियल स्कूल नहीं पढ़े। तेलंगाना बनने के बाद हमारे सीएम साहब ने सारे लोगों के साथ मुसलमानों के लिए भी 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए। उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, तेलंगाना बनने के बाद 2,900 करोड़ रुपए इस रेजिडेंशियल स्कूल पर खर्चा हुआ। ये बताइए 50 साल में कांग्रेस ने जितना रेजिडेंशियल स्कूल पर खर्चा हुआ उसका आधा भी हमारी तरक्की के लिए कोई खर्चा नहीं। ये कांग्रेस हमेशा हमें डराती थी, फिसादात करवाती थी। और उसके बाद जब फिसादात होने के बाद एक 5 किलो चावल, 2 किलो गेहूँ, 1 किलो शक्कर, आधा किलो पत्ती लाकर मुसलमानों का दिल बहलाया जाता था। आप बताइए कहाँ गए? क्यों नहीं हुआ 2014 से पहले कंट्रोल? आज हमारे कंट्रोल करने वाले कोई लीडर है तो हमारे और महात्मा लीडर केसीआर साहब है। 2014 के बाद बताइए एक भी दंगा फिसाद इस तेलंगाना में हुआ क्या? बताइए। जब तक 50 साल तक कांग्रेस ने हुकूमत की और 18 साल तेलुगु देशम ने हुकूमत की, मगर कभी फिसादात रोक नहीं सकी। रोकने वाले महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जब तक हमें अमन नहीं मिलेगा हम तरक्की नहीं कर सकते। आज हमारे रेजिडेंशियल स्कूल के बच्चे मेडिकल में जा रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट बन चुके हैं। परसों कुछ दिन पहले तमरीज का एक बच्चे को पायलट बनने के लिए दाखिला मिला था। मुझे पास एक मोहसिन साहब लेकर आए, उनके बाद वालिद साहब भी आए, कहा कि साहब हमारे बच्चे को दाखिला मिला है पर हमारे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा आप फिक्र मत करो, हम सब कुछ सोचने वाला, हमारे सबके बारे में, तरक्की के बारे में सोचने वाले कोई लीडर है वो केसीआर साहब है। उनसे अगर गुजारिश करेंगे 1 मिनट में वो पैसे भर देंगे। जब मैं जाकर सीएम साहब से कहा साहब एक हमारे बच्चे टेमरीज के बच्चे को दाखिला मिला है पायलट के लिए,
तो कितने फीस है महमूद भाई? 35 लाख रुपए। अब इमीडिएट भर दीजिए, वो क्या बात है? हमारा टेम्बलिस का किसी गरीब का बच्चा पायलट बनता है तो इससे बढ़कर क्या खुशी की बात। आप जानते हैं और से स्कॉलरशिप, अभी सब भाइयों ने बताया, हमारे इम्तियाज भाई भी बताए, सभी लोग बताए, सीएम साहब ने 20 लाख रुपए का ऐलान किया। जब हमेशा कैबिनेट में जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, जो हमारे स्टेट के, तो वो हमेशा चाहते हैं कि थोड़ा खजाने का खर्चा कम हो, फिर वापिस आ सके। सीएम साहब से एक बार कहा कि साहब 20 लाख रुपए दे रहे हैं, अगर ये बच्चे आला तालीम हासिल करने के बाद एक अच्छे पोजीशन पे आए तो हम उनसे इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। हमारे सीएम साहब ने कहा, मैंने मेरे बेटे केटी रामाराव को अमेरिका भिजाया था पढ़ने के लिए, मेरी बेटी कविता को भिजाया था, उससे मैंने लिया, तो गरीब माँ बाप से किस तरह पैसे ले सकता हूँ? मेरा एक ही मकसद है, ये बच्चे जाकर आला तालीम हासिल कर कर उनकी अपने खानदान की किफालत करे, वो मेरी ख्वाहिश है। आप बताइए केसीआर साहब का सपना आपका नहीं, आपके बच्चों का, उनके फ्यूचर पर, फिर बुजुर्गों के बारे में सोचने वाले लीडर है तो केसीआर साहब। आज आसरा पेंशन का हमारे प्रशांत अन्ना भी बताया, हमने कई बार देखा 200 रुपये देते थे, वो भी पेंशन ऑफिस जाकर एमआरओ ऑफिस के 4 चक्कर काटना पड़ता था। एक शख्स ने मुझे रोक लिया था, कहा कि साहब यहाँ पेंशन नहीं मिल रहा। मैं जाकर एमआरओ से कहा, जब तेलंगाना मूवमेंट में था, उन्होंने कहा नहीं साहब इनकी सिग्नेचर टैली नहीं हो रही। मैंने कहा क्या? तो कहा साहब हम अम्मा लेडीज थे, उन्होंने कहा हमारे घर में शादी है, हम मेहंदी लगाकर 8-10 दिन हुआ और आज इन्हों बोलते हैं टैली नहीं होती, और मामूली लोगों को दिया जाता था। आज हमारे सीएम साहब हमारे तेलंगाना में 48 लाख लोगों को 2000 से पेंशन देते हैं, हैंडीकैप लोगों को 4016 रुपये पेंशन दे रहे हैं। आप बताइए कहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर जो गंगा जमुना तहसीब है, जो डेवलपमेंट की स्कीम है, इसमें जात पात का कहीं काम नहीं है, चाहे जो गरीब हो, जो मुस्तक हो, उसे पेंशन दिया जा रहा है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों से यही कहना चाहता हूँ, इलेक्शन तो आते रहते हैं, हमारे साहब एक ही बात करते हैं, हमें हुकूमत बनाना नहीं है, हमें इंसाफ करना है, हमारे अवाम को तरक्की दिलाना है। ये एजेंडा है तो हमारे केसीआर साहब का है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों से कहता हूँ, हमारे इमाम मौलाना हजरात को तेलंगाना मूवमेंट में मैंने भी जाकर 10-20 बार आज हाउस पर धरना दिया था कि हमारे इमाम और मौलाना हजरात बहुत गरीब है, गांव में बहुत गुर्बत है, उन्हें खाने की तकलीफ हो रही, कुछ ना कुछ हदिया दिया जाए। मगर कोई चूंकि कांग्रेस हुकूमत बहरी और गूंगी थी, उन्होंने कभी इस पर फैसला नहीं लिया। ये हमारे मुफ्ती हजरात है, उलमा हजरात है, मैं पूछता हूँ, बताता हूँ, हिंदुस्तान में किसी स्टेट में किसी इमाम मौलाना हजरात को हदिया दिया जा रहा है? हमारी स्टेट है, सीएम साहब ने पहले 10,000 का ऐलान किया और 2 दिन पहले हरीश भाई ने 7,000 लोगों के लिए रेजोल्यूशन पास किया है, और इंशाल्लाह 4 तारीख को बुलाया जा रहा है 7,000 जो मजीद इमाम और मौलाना को, और उन्हें वो रेजोल्यूशन देकर उनके अकाउंट नंबर के साथ उनके पैसे मुंतकिल किए जाएंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, तेलंगाना बनने के बाद इमाम और मौलाना हजरात के अकाउंट में 301 करोड़ रुपए गए हैं। इतनी बड़ी रकम आप बताइए हमारे इमाम और मौलाना हजरात के अकाउंट में जाए, यकीनन उनको खुशहाली आ सकती है। मेरे भाइयों बहनों, यकीनन तेलंगाना स्टेट में जो हुकूमत है, नंबर 1 हुकूमत इंडिया में किसी स्टेट में है वो तेलंगाना स्टेट है। नंबर 1 चीफ मिनिस्टर है तो हमारे तेलंगाना स्टेट के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब है, जो हिंदुस्तान में नंबर 1 चीफ मिनिस्टर की तरह सारी स्टेट को तरक्की दिला रहे हैं। अरे पहले हमारे पास लाइट नहीं था। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, प्रशांत अन्ना के वालिद साहब भी रहते थे, हमेशा हम सीएम साहब के साथ दिल्ली जाते थे। जब सीएम साहब पार्टी के लीडरों से मिलते थे कि आने वाले बिल जब आएगा तो जरूर पास किए। लोग कहते थे साहब क्या करते तेलंगाना लेकर? तेलंगाना का पूरा तेलंगाना बैकवर्ड है। एक हैदराबाद छोड़कर हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट थे उस वक्त, हैदराबाद के अलावा 9 डिस्ट्रिक्ट टोटल बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट थे। अब हमारे तेलंगाना में फिरका वाराना फिसादात हुआ करते थे, हमारे तेलंगाना में नेक्सिज्म था, तेलंगाना में पानी नहीं था, हमारे किसान खुदकशी करते थे। आज देखिए हिंदुस्तान में हर शोबे हयात में हर जगह तरक्की करने वाली कोई स्टेट है तो तेलंगाना स्टेट है। आज पीने का पानी मिशन भगीरथा के जरिए हमारे सुरेंद्र रेड्डी साहब की बड़ा सपना था कि साहब पानी घर घर तक पिलाना चाहिए, क्योंकि एक बार हम सीएम साहब के साथ बैठे थे, एक महिला ने आई थी, औरत मुस्लिम औरत थी, बुर्का पहन कर आके ठहरी थी। सीएम ने कहा बुलाओ, मतलब बेचारी बुरके वाली औरत, क्या बात है अम्मा? तो बोले साहब मेरे घर में 7 लोग रहते हैं साहब, 7 के 7 लोगों की किडनी खराब है साहब। क्यों बात से खराब है?
तो बोले साहब क्या पानी पीते हैं? सीएम साहब औरत ने कही साहब हमारे घर में एक छोटा सा पौड़ी है साहब, वो पौड़ी का पानी पीते हैं, मेरे गुर्दे खराब, मेरे शौहर के गुर्दे खराब, मेरे बच्चों के। सीएम साहब ने कहा उसको हम ज़रूर उससे नसीहत की कि पानी बदल दीजिए। और उसी दिन सीएम साहब ने कहा सारे तेलंगाना में घर घर पीने का पानी प्रोवाइड किया जाएगा। आज हमारे तेलंगाना में हर घर में नल का टैप है और नल के 1 पैसा भी नहीं लेते हैं। कोई हिंदुस्तान में कोई चीफ मिनिस्टर है वो केसीआर साहब है, सारे लोगों को पानी पिलाते हैं। हेल्थ के मामले में आप बस्ती दवाखाने देख रहे हैं, सीएम साहब ने हर जगह गरीबों के लिए बस्ती दवाखाने बनाए, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, वहाँ दवाएं दी जाती है, हर एक का ख्याल जाता है। हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, मुसलमान जो कहते हैं सही सही कह देते हैं, वो झूठ बोलने की आदत नहीं रहती, क्योंकि इस्लाम में हमारे मौलाना लोग यहाँ मौजूद है, झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। आपको जितना बड़ा नुकसान हो हमेशा सच बात करो। मेरे जेब में 100 रुपए है तो 100 रुपए गुजरान कर देता हूँ, नहीं है तो डॉक्टर साहब मेरा इलाज कर दीजिए, मेरे जेब में 1 पैसा नहीं है, हम बाद में दूंगा। इसी तरह मैं प्रसाद अन्ना को एश्योरेंस देता हूँ कि सारे मुसलमानों के वोट आपके हक में रहेंगे, आप एक बात डेफिनेट रहेंगे। एक बात बताना चाहता हूँ, केसीआर साहब से मोहब्बत तो करते हैं, मगर मोहब्बत आप पहले प्रशांत रेड्डी साहब से करना पड़ेगा। प्रशांत अन्ना जीतेंगे तो हमारे साहब बड़े साहब सीएम बनेंगे, तो हमारे एमएलए के एरिया में वही बताना चाहिए। और मैं तो एक बात कहता हूँ ख़ास तौर से आप लोगों को, जिस तरह हम सीएम साहब को देखते हैं जितने नरम दिल के, उसी तरह हमारे प्रशांत अन्ना भी उसी तरह नरम दिल के, हमेशा सबकी तकलीफ दूर करते हैं। आज के अखबार में आया देखिए, एक तरफ मस्जिद बनाए एक तरफ मंदिर बनाए, वो प्रशांत अन्ना ने हमारे सीएम साहब के हुक्म पर बनाया है। ये सेकुलरिज्म है। वो हमेशा यही चाहते, जब मस्जिद बन रही थी मैं 2-3 बार मिला, वो कंट्रैक्टर साहब भी मिले मोहित खान साहब, तो प्रशांत अन्ना एक ही बात बोलते थे, सीएम साहब का हुक्म है जितने चाहे पैसे लगने दीजिए, इंडिया में नंबर 1 मस्जिद बनना चाहिए। वैसी तरह उन्होंने मस्जिद बनाया, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह मैं तमाम मेरे भाइयों से यही कहने के लिए आया हूँ कि इतनी अच्छी हुकूमत मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में नहीं है। इतने अच्छे सीएम साहब, नंबर 1 सीएम साहब हिंदुस्तान को में तेलंगाना स्टेट हर शोबे हयात में तरक्की करे। हमारी पर्यटन इनकम बन चुकी है, बढ़ चुकी है। उसी तरह मेरे भाइयों ने बताया कि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है पहले क्या था, उससे 4 गुना 5 गुना 6 गुना बढ़ाने वाले कोई लीडर तो केसीआर साहब। किसानों को भी हर तरीके से मदद की जाती है, उन्हें रैयतु बंधु दिया जाता है, रैयतु बीमा दिया जाता है, ताकि किसान अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। मेरे भाइयों बहनों, मेरे बहनों से ख़ास तौर से कहता हूँ, आज हमारे इम्तियाज़ भाई आते आते मिशना लेकर आए, डेफिनेट आपको दिए जा रहे हैं ताकि उससे आप सिलाई करते हुए अपने आमदनी में इजाफा करें। औरतों को भी आगे बहुत से हमारे सीएम साहब अच्छे स्कीम चलाने का प्लान बनाएं, ताकि मुस्लिम औरतें भी अच्छा सा हुनर सीखकर अपने रोजगार हासिल करें। घर में बुर्कापोश ख़वातीन ने घर में बैठकर अपना रोजगार हासिल करें, ताकि अपने शौहर के साथ अपनी आमदनी को भी इजाफा करते हुए घर में खुशहाल ज़िंदगी बनाएं। तो मेरे भाइयों बहनों, बालकुंडा के तमाम भाइयों से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, सारे हिंदुस्तान के लोग तेलंगाना देखने आ रहे हैं। मैं प्रशांत अन्ना से बताना चाहता हूँ, एक 10 दिन पहले गुजरात से लोग आए थे। लोग आने के बाद, हमारा तेलंगाना देखने के बाद, लोग देखते हमारा लैंड ऑर्डर, लोग बोलते हैं कि हमारे बाद 10 बजे के बाद 9 बजे के बाद तो मर्द आदमी बाहर नहीं निकलते, मगर आपके तेलंगाना में हैदराबाद में रात के 2 बजे भी मोटरसाइकिल पे बीवी को बिठा के 10 तोले सोना रहता, इतना अमन की स्टेट है, जाते हैं। तो उन लोगों ने कहा हमने दुबई जाने का सोचा था, मगर हिंदुस्तान फिरने के बाद हमें तेलंगाना पसंद आया है। आने वाले इलेक्शन में हमको यकीन है कि बीआरएस पार्टी बहुत अच्छी मेजॉरिटी से हुकूमत बनाएगी, तो हम दुबई का तरक कर हम अपना प्रयास तेलंगाना में आएंगे, यहाँ पर रहेंगे। गुजरात के लोग यही चाहते हैं, हमारे तेलंगाना में जो अमन है, जो भाईचारगी है, जिस तरह गंगा जमुना तहजीब है, उसकी मिसाल नहीं है। अभी हमारे एमपी साहब सुरेश शेट्टी साहब ने कहा, लोग हमें गुमराह करने की कोशिश कर, हमारा सेंट्रल से कोई वास्ता ना आज रहेगा ना बाद में रहेगा। आप देखिए कुछ दिन पहले हमारे गवर्नर साहब ने हमारे 2 एमएलसी रिजेक्ट करे नहीं करे, वो हमेशा हमारे को सताते रहते हैं। सुरेश शेट्टी साहब गए, हमारा बजट लेते हैं, 40% देते हैं, 60% को झगड़ा करते हैं। कभी कभी मसले से हमारे पैसे हासिल करने के लिए
किसी न किसी तरह से कोशिश करते हैं, मगर हमारा कोई उनसे ना अब रहेगा ताल्लुक, ना आगे कभी ज़िंदगी भर रहेगा। हम चाहते हैं हमेशा अमन से ज़िंदगी गुजारें, प्यार से ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि बीजेपी को तो हम लोग चाहते भी नहीं है, हमारा वोट तो जाता भी नहीं है, मगर किसी का भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनका एजेंडा डेवलपमेंट का नहीं है। डेवलपमेंट का एजेंडा है तो बीआरएस पार्टी का एजेंडा है। हाँ, तमाम स्टेटों में हमारे सीएम साहब को बुलाया जा रहा है, आप आइए। सीएम साहब ने कहा पहले हमारा इलेक्शन होने दीजिए, उसके बाद आगे हम जो क़यादत करेंगे ज़रूर करेंगे। मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ, हमारे इम्तियाज़ भाई भी बताएं, 4% की बात करते हैं। 4% उनकी स्टेट में गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, और उन्होंने असेंबली में बिल ने पास किया, काउंसिल में पास नहीं करवाया, गवर्नर से अप्रूव नहीं करा, पार्लियामेंट में पास करवा लेते तो परमानेंट मिल जाता था। उसको लिटिगेशन पड़ा है, स्टे पर चल रहा है। मैं आपसे यकीन से कहता हूँ, हमारे सीएम साहब का भी सपना है एक बार हमारी पार्टी एक अच्छा सा 100 MP तक के हमारा कंट्रोल में आ जाएगा, तो डेफिनेट वो बिल को फिर से पार्लियामेंट में पास कराते हुए फिर मुसलमानों को ज़रूर रिजर्वेशन दिलाएंगे। ये कांग्रेस वाले कहते रिजर्वेशन नहीं दिए, हमारे सीएम साहब की नीयत साफ है, इसलिए इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखा गया था। ये कांग्रेस वाले 4% के बारे में जो कहते हैं, मैं यकीन से कहता हूँ 2002 में हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर 12